everyone, welcome to King of Chemistry channel, and this is the second video of our organometallic series. In the first lecture we had covered about introduction and hapticity, and this is the second video in which we will cover 18 electron rule and EAN rule. देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो या फिर EAN रूल हो, दोनों ही हमें बताते हैं कि कंपाउंड स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा, और दोनों को ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स हो चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हो, इस टॉपिक पे से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उसकी ना कुछ यूटिलिटी होती है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN रूल हम क्यों पढ़ते हैं? फर्स्ट थिंग, इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में कोई कंपाउंड दे दिया, सपोज करो आपको ये कंपाउंड दे दिया, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दे दिया, और आपसे पूछा कि बताओ ये कंपाउंड स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपको ये दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ कितने मेटल एटम्स होंगे या फिर कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, ये हमें कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताता है कि कोई कंपाउंड स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा। सेकंड थिंग, ये हमें बताता है कि एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, अगर आपको इन दोनों रूल में से कोई रूल आता है तो आप इजीली बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने मेटल एटम्स होंगे, और फिर कितने मेटल एटम्स होंगे के साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हेल्प्स यू टू प्रेडिक्टिंग द स्टेबिलिटी। एक तो आपको स्टेबिलिटी बताने में हेल्प करता है, दूसरा कितने मेटल एटम होंगे कॉम्प्लेक्स में वो बताने में हेल्प करता है, तीसरा कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे वो बताने में हेल्प करता है। फोर्थ, अगर कोई आपको अननोन स्पीशी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मेटल एटम पता है कितने हैं लेकिन लिगेंड कितने हैं ये नहीं पता, तो वो बताने में आपको वो हेल्प करता है। तो अननोन स्पीशी को बताने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल के और EAN रूल के इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर रूल के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं कि इनको हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। ओके, सो मुझे ये बताना है कि कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, तो ये मैं दो रूल से बता सकती हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी और EAN रूल से भी। सबसे पहले समझते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ligands. The sum of the number of valence electrons in central atom plus electron donated by ligand should be 18. अगर ये चीज़ है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, फेरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। ठीक है, और उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4:3d6। इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल हैं 8। और एक बात याद रखना, जो कार्बोनिल आपका लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो यहाँ पे 5 हैं, तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए? 5 × 10, 5 × 2 = 10। सो 8 + 10 = 18। सो ये जब सम टोटल है वो 18 आया, इट मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये स्टेबल है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम पे आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, कि आपने इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए लिगेंड को। तो ये होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं EAN रूल को, कि EAN रूल क्या होता है। देखो EAN रूल, सो EAN रूल का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, उनका जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू एन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो EAN रूल क्या बोलता है कि जो टोटल नंबर है सेंट्रल एटम में
इलेक्ट्रॉन्स के वो प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, इन सब का सम एक नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होना चाहिए। दैट इज वो क्रिप्टॉन भी हो सकती है, क्रिप्टॉन में आपको पता है कितना होता है 36, जिरोन भी हो सकती है 54 एंड रेडोन भी हो सकती है 86। मीन्स उनका सम इतना होना चाहिए, ठीक है। और एक बात, ठीक है, तो ये बात याद रखना EN रूल में दैट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इज इक्वल टू एन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसा है तो वो आपका EN रूल को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम FeCO5 का एक केस देखते हैं, ठीक है। अब FeCO5 का एक केस देखते हैं। फेरस के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने इसमें 26 प्लस लिगेंड कितने डोनेट कर रहे हैं 10, टोटल 36। किसके इक्वल है ये क्रिप्टॉन के इक्वल। मीन्स ये EN रूल को फॉलो कर रहा है एंड हिंस इट इज स्टेबल, ठीक है। अब आपने समझ लिया है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी, EN रूल को भी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 18 इलेक्ट्रॉन में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं सेंट्रल एटम के, और EN में हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, बस ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, अब देखो आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझ लिया है और ये EN रूल भी समझ लिया है। अब क्वेश्चन आता है, आपने दोनों रूल समझ लिए हैं, आप एग्जाम में जाते हो आपके पास क्वेश्चन आता है, लेकिन सपोज आपको वहाँ पे फेरस का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, या फिर आपको ये नहीं पता है कि कार्बन कितने लिगेंड्स डोनेट करेगा, तो फिर इन दोनों रूल को पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और कार्बन कितने या फिर कोई भी दूसरा लिगेंड अटैच है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये कैसे याद रखें। देखो मैं मान के चलती हूँ कि 20 तक तो सबको याद होता है, ठीक है, और 21 to 30 भी याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब में भी काफ़ी इसका यूज़ होता है, ऑर्गेनल मैट्रिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए आपको 21 to 30 याद होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पैलेडियम आ गया तो, सॉरी, अगर पैलेडियम आ गया तो, प्लेटिनम आ गया तो, सिल्वर आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो आपको जो सीरीज़ है ना 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, ये पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपको याद रखनी है। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं कि हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे इजीली याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। सो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 21 से 30 तक आप सभी को याद है, और अगर याद नहीं है तो आपको करना होगा। 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब आपको पता है जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम निकल वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। तो अगर मुझे पता है निकल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, टोटल 10 होते हैं, तो मुझे पता होगा कि प्लैटिनम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे अगर मुझे उनका एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है ना, बट मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है, तो मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल का यूज़ करके उसकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, या फिर जो कुछ भी पूछ रहे हो इजीली बता सकती हूँ। तो देखो स्कैंडियम में ठीक है, तो ये मुझे याद है, लेकिन अब ये आपको भी याद करना है, तो मैंने ये ट्रिक्स की हेल्प से याद किया था। ट्रिक्स थोड़ी वो अजीब है बट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखो इसको मैंने याद किया था एज स्काइला, ठीक है, स्काइला एक वर्ड, मैंने इसको पूरा एक वर्ड बना लिया था स्काइला, और उससे मैंने याद किया था स्काइला। इसको मैंने याद किया था टिंकू ज़रा हाफो, टी से टिंकू, JR से ज़रा, HF से हाफो, बिकॉज आपको ऐसे ही ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी तभी आपको याद होगा, ठीक है। टिंकू ज़रा हाफू, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है हिंदी में तो बिल्कुल
टिंकू ज़रा हाफो, ठीक है। इसको आपको याद करना है, वी नोबिता। नोबिता आप सभी ने देखा होगा डोरेमोन में, ठीक है, वी नोबिता। इसको मैंने याद किया था क्रोमो से, क्रोमो से, ठीक है। तो CR से क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड टंजस्टन के लिए W, ठीक है। इसको मैंने याद किया था मंत्री से, मंत्री। तो ये मैंने ऐसे MnT से TC याद किया और RE से RE हो गया, ठीक है। ये ठीक है, तो ये मैंने बस याद किया। आयरन, आयरन क्या करता है, रस्टिंग कोज करता है। रस्टिंग किसकी वजह से होती है, ओस मतलब मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। मैंने इसको याद किया ऐसे कोर हीट। इसको कुछ ट्रिक नहीं बन रही थी तो मैंने सभी वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया, कोर हीट। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कोर हीट। इन तीनों के लिए कोई ट्रिक्स नहीं बनी, बट ये इजीली याद हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं, ठीक है। तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ओके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब एक बार याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि AU ऊपर आएगा या फिर AU नीचे आएगा, तो ऐसे याद रखना। देखो, कॉपर सबसे सस्ता होता है तो वो सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या आता है, सिल्वर, और सिल्वर से महंगा क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। तो उस सीरीज में अरेंज है, कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, और जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मैंने इन तीनों की कोई ट्रिक नहीं बनी क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज में होते हैं, तो ये वैसे याद रहते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, स्काइला, टिंकू ज़रा हाफो, वी नोबिता, क्रोमो, मंत्री, आयरन, रस्टिंग ओस, कोरहील, और ये आपको वैसे याद हो गए होंगे, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ तो हमारी सोल्व हो गई कि हमें पता चल गया मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की, कि हम ऐसा कैसे पता लगाए कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो अब हम उसको देख लेते हैं। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपके पास इनके भी कोई ट्रिक्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन की, कि लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। अब देखो, लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसको पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो न्यूट्रल मेथड होता है और एक आयनिक मेथड होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा एक लिगेंड। इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रल मेथड, एंड दूसरा होता है आयनिक मेथड, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रल मेथड होता है और एक हमारे पास होता है आयनिक मेथड, लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं न्यूट्रल मेथड को क्योंकि ये इजी होता है, और दूसरा इसमें चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। आयनिक मेथड में चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है, हमें चार्ज पे भी ध्यान देना पड़ता है, और अगर आपका चार्ज गलती से गलत हो गया, जो आपने चार्ज असाइन किया सेंट्रल मेटल एटम को या फिर लिगेंड को, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। न्यूट्रल मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता, तब कि बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत करने के, तो न्यूट्रल मेथड को प्रेफरेंस करते हैं। बट मैं आप दोनों को एक बार समझा देती हूँ। देखो, एक बात याद रखना, चाहे न्यूट्रल मेथड हो चाहे आयनिक मेथड हो, जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना, जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कार्बोनिल को, ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है ये, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए थे, 2। हमने पढ़ा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे कार्बोनिल। तो हम चाहे न्यूट्रल मेथड से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को या फिर आयनिक मेथड से सॉल्व कर रहे हो, दोनों में जो न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब बात याद करते हैं हम, सपोज करो आपका लिगेंड जो है वो हाइड्राइड आयन हम ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, ये आपका मेटल है, ये आपका लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये हाइड्राइड लिगेंड अटैच है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो, जब आप न्यूट्रल मेथड से सोल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज करनी है आपको, ठीक है। अब देखो, होमोलिटिक में क्या होता है आपको पता है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर। होमोलिटिक का मतलब होता है सेम, मतलब जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है।
मीन्स जब हम न्यूटन मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो हमको होमोलिटिक ब्रेकिंग करके देखना है, होमोलिसिस करके देखना है, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस लिगेंड के पास आ रहे हैं, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है। तो तीनों हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टोटल पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना कंट्रीब्यूशन हो गया इनका, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम बात करते हैं आयनिक मेथड की। जब हम आयनिक मेथड से सोल्व करते हैं तो हम हेटेरोलिटिक करते हैं, हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये MH है। अब सपोज करो जो मेरा मेटल है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा हाइड्रोजन, तो इसके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और मेटल पे आ जाएगा चार्ज, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो याद तो इस तरीके से आपको निकालना होता है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स को हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रल मेथड एंड आयनिक मेथड। लेकिन हम प्रीफर करते हैं न्यूट्रल मेथड को क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं कम। जब आपको बताना होता है कि न्यूट्रल मेथड से कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप होमोलिटिक ब्रेकिंग करके देखेंगे, ठीक है। और जब आपको बताना होता है कि हेटेरोलिटिक से कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके लिगेंड का, तो सॉरी जब न्यूट्रल से बताना होगा तो होमोलिटिक ब्रेकिंग करेंगे, और जब आयनिक से बताना होगा तो हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन हम प्रेफर करेंगे न्यूट्रल मेथड को क्योंकि उसमें गलती के चांस होते हैं कम, ठीक है। सो मुझे बताना है कि जो मेरा ठीक है, तो मुझे बताना है कि मेरा ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है ये स्टेबल है या फिर नहीं है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल मेथड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ आयनिक मेथड। तो देखो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम EN रूल की से भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मैग्नीज में, इसका एटॉमिक नंबर था 25, राइट। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 7, क्योंकि कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 3d5 4s2, ठीक है। 3d5 4s2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेंट्रल एटम पे 7। प्लस आपको पता है कार्बोनल चाहिए, हम न्यूट्रल मेथड से सोल्व करें फिर आयनिक मेथड से सोल्व करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका 2 × 5 10। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन देखना है। अब देखो हम बात करें न्यूट्रल मेथड की तो क्या होगी, होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन हो गया इसका 1, टोटल सम 18, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 18। तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये स्टेबल है। अब ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं आयनिक मेथड से। तो देखो अब जब आयनिक मेथड से होगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, मैग्नीज का भी और अपना भी, और मैग्नीज पर देगा एक पॉजिटिव चार्ज। देखो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा था ना, लेकिन इसने वो भी दे दिया। बॉन्ड बनता 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से, एक हाइड्रोजन का था एक मैग्नीज का था, ठीक है। मैग्नीज का 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने ये भी हाइड्रोजन को दे दिया। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2, एक तो इसका खुद का, एक इसने मैग्नीज का भी ले लिया। लेकिन मैग्नीज ने कितना दिया इलेक्ट्रॉन्स, उसने तो एक ही दिया है ना, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 पॉजिटिव करने की गलती मत करना, ठीक है। याद रखना कि मैग्नीज के पास से कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं वो आपको ध्यान में देने हैं। तो मैग्नीज ने तुम्हें एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है ना, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में ये जो इसने डोनेट किया था, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का हो गया और एक हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे हम देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा बाय आयनिक मेथड। तो देखो मैग्नीज के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 6, ठीक है। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स का। हाइड्रोजन का मतलब अभी जो हाइड्राइड आयन बन गया इसका हमने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कितना है 2, टोटल कितना हो गया 18, ठीक है। मीन्स हमने न्यूट्रल मेथड से भी देखा, हमने आयनिक मेथड से भी देखा, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं दोनों मेथड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयनिक मेथड में कन्फ्यूजन बहुत होने के चांसेस होते हैं कि जो चार्ज का फंडा बीच में आ जाता है तो गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, तो हम आयनिक मेथड से नहीं करेंगे, हम सिर्फ न्यूट्रल मेथड को ही फॉलो करेंगे। अब हम एक बार EN मेथड भी देख लेते हैं कि ये उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1, हम न्यूट्रल मेथड की बात कर रहे हैं, और कार्बोनिल कितने कर रहे हैं टोटल 10, तो ये हो गया 36 विच इज इक्वल टू क्रिप्टोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मीन्स EN रूल से भी ये स्टेबल है, ठीक है, EN रूल को भी ये फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN रूल समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा, और हम क्यों पढ़ते हैं ये चीज़ ये भी समझ में आ गई होगी, और सेंट्रल एटम की वैलेंस की जो मैंने सीरीज समझाई वो भी समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको एक हम सिर्फ न्यूट्रल मेथड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक टेबल लिखवा देती हूँ जिसमें मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि किस लिगेंड का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मीन्स अगर आप ये नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कितना करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक टेबल लिखवा देती हूँ उससे आपको याद कर लेना। So this is the table for the electron contribution by these ligands in the case of neutral method. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन एटम्स भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, OH OR भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, साइनाइड आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, CH3 ग्रुप हो गया, Cr3 ग्रुप हो गया, मिथाइल एल्काइल ग्रुप ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर NO बैंड है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, अगर NO लीनियर है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब ना कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, हम NO बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन शो कर देते हैं, लीनियर में 1 का कर देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, लीनियर में ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, बैंड छोटा है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ये मैं वर्ड्स के साइज़ की बात करूँ भले, ठीक है। उसके बाद जो ये न्यूट्रल लिगेंड है वो तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो आपका इथेन ग्रुप है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड से अटैच है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, इथाइलिन डायमीन 4, ठीक है। और ये मैंने हेप्टासिटी तरीके से समझाया था, इसको ये तो आपको इसलिए पता हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये वाला 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सकते हैं। अगर आपको सारे याद नहीं हो रहे हैं, सारे याद नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 बात याद रखना, कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन या फिर न्यूट्रल लिगेंड का कंट्रीब्यूशन 2 होता है, और दूसरा आप अगर आपको याद नहीं हो रहा तब होमोलिटिक ब्रेकिंग करके वहाँ पे देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट ये इजीली याद हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसको याद करने की कोशिश करोगे, राइट। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं आपकी कितना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है, मेटल एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे पता लगाएंगे, वो ट्रिक्स मैंने समझाई थी। 18 इलेक्ट्रॉन हम पढ़ते क्यों हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन की, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट की अगर आप इम्प्लाई नहीं कर रहे हो उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा इस लेक्चर का, उसमें अपने एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड EN रूल की। तो मेजर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम तीनों को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं अभी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रूल या फिर EN रूल, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन रूल की या फिर EN रूल की, तो बेसिकली 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट, टू डिटरमाइन
द अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल की या फिर EAM रूल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 तरीके से बेसिकली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पहला टाइप है क्वेश्चन का वो क्या हो सकता है, टू डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी, कि आपको कुछ ना कुछ x या y दे दिया जाएगा जो आपको नहीं पता और आपको पूछा जाएगा वो बताओ। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है और ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d8 4s2 3d8। ठीक है, अब देखो तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। ठीक है, प्लस ये हमें नहीं पता बट हमको एक चीज़ पता है कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है 2। मीन्स 2 × x इक्वल टू 18 बिकॉज ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 और x की वैल्यू अभी आपकी 4। मीन्स कितने कार्बन लिगेंड अटैच है 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप अननोन क्वांटिटी को का जो है आगे लगा सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ट्रांजिशन मेटल कौन सा होगा अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, तो देखो अब अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो x कार्बन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 2, 5 में तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 10 इक्वल टू 18। मीन्स x इक्वल टू, इसमें बताना है कि मेटल एटम कौन सा होगा और ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो देखो कार्बोनिल है, कार्बोनिल कितने लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2, लेकिन 5 अटैच है तो 2 × 5 10। ठीक है, मतलब 2 × 5 10। ठीक है, और मेटल एटम को हमने x से डोनेट कर दिया तो x इक्वल टू 8। अब हमको देखना है कि कौन सा मेटल एटम है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। सो वी नो दैट इज फेरस, दैट इज आयरन। तो यहाँ पे आपका जो मेटल एटम है वो आयरन हो गया। इसी तरीके से हमें ये सोल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीज। ठीक है, वो खुद सोल्व करना है आपको। टाइप थर्ड हो सकता है आपसे पूछ ले कि लिगेंड्स कितने हैं वो पूछ ले, ट्रांजिशन मेटल होता है वो पूछ ले। अब पूछ सकता है आपसे कि कौन सा कि चार्ज कितना है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे x दे दे और पूछ ले कि चार्ज बताओ। तो इस केस में तो 0 है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है चार्ज 0 ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक ब्रिजिंग लिगेंड्स बच गए हैं। ब्रिजिंग लिगेंड्स पे जिसमें हम मेटल बॉन्ड के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मेटल बॉन्ड्स कितने होंगे, उसको हम जो हमारा थर्ड लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेटल क्लस्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।